नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा जीएस का एक टॉपिक है जनगणना से संबंधित। आपने किसी भी एग्ज़ाम में देखा होगा, जिस एग्ज़ाम में आप बैठे होंगे तो कहीं न कहीं क्वेश्चन जनगणना से संबंधित पूछा ही जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश की जनगणना हो या देश की जनगणना हो। तो आज हम देश की जनगणना और प्रदेश की जनगणना दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे, इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, क्या एक सिंगल क्वेश्चन भी इस क्लास से बाहर नहीं जा सकता। जनगणना 2011 से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, यानी जनगणना से कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, जब से जनगणना शुरू हुई है और अभी तक कोई क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ आप भरोसे से इस वीडियो को देख लेना, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले जनगणना के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, विश्व में व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम जो जनगणना स्वीडन में हुई थी, कब 1749 ईस्वी में जनगणना कराई गई थी। अगर सबसे पहले व्यवस्थित रूप से बात करी जाए तो वो स्वीडन में हुई थी, कब 1749 में। आपको देश याद कर लेना है क्या, स्वीडन। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कहाँ हुई, अमेरिका देश में हुई थी, कब 1790 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, अमेरिका में। अगर 10 के आधार पर सबसे पहले जनगणना पूछ ले तो अमेरिका हो जाएगा। देखिए, अगर व्यवस्थित रूप से पूछे तो स्वीडन, और 10 के आधार पर सर्वप्रथम देश पूछ ले तो वो अमेरिका हो जाएगा। और भारत में पूछ लेता है तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, और लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। उस समय जो मेयो थे वो भारत के वायसराय थे, पर उस समय ये व्यवस्थित तरीके से कुछ ऐसे हुई नहीं थी। बस पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। अगर 10 के आधार पे बात कर लेना तो फिर रिपन के काल में हुई थी, 1881 में। देखो, क्वेश्चन आपसे किस तरीके से भी बन सकता है। तो 1872 में तो पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, ये याद करना। किसके काल में, मेयो के काल में। और अगर बात कर ले कि 10 के आधार पर जो जनगणना है वो किसके काल में हुई थी, तो रिपन के काल में, 1881 ईस्वी में। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है, ये याद करना। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखो, आपको अगर पता होगा ना कि भाई 1881 में 10 के आधार पर हुई थी, और 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, तो हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हर 10 वर्षों में जनगणना होती है। 1881 के बाद से हर 10 वर्षों में जनगणना होती है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी। और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वीं नंबर की जनगणना थी, क्योंकि पहले नंबर की जो जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की, तो वो 1951 में हुई थी। और 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। अभी 2025 चल रहा है, बस थोड़ी ये डिले कोरोना के चक्कर में हो गई थी, वरना 2021 में इस जनगणना के जो आंकड़े हैं वो आ जाते। जनगणना को किस अनुसूची में रखा गया, तो 7वीं अनुसूची में रखा गया। संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है जनगणना को। अनुच्छेद 246 में भारत की जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। देखिए, जनगणना कोई प्रदेश सरकार नहीं कराती, हमेशा जो जनगणना कराती है वो भारत सरकार कराती है। प्रदेशों की भी होती है, और उसके बाद जो आंकड़ा जाता है वो भारत सरकार के पास जाता है। यानी कोई भी प्रदेश जो है अपनी मर्जी से कभी भी जनगणना नहीं करा सकता। भारत सरकार हर 10 वर्षों में जनगणना कराती है। और ये किस आर्टिकल में बात लिखी हुई है, तो आर्टिकल 246 में ये बात लिखी हुई है कि भारत की जो जनगणना है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। अगर आपसे पूछ लेता है जनगणना अधिनियम कब आया, तो जनगणना अधिनियम सन 1948 में आया था। और भारत की जो जनगणना होती है वो इसी अधिनियम के तहत होती है, 1948 के तहत। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के सिद्धांतों के बारे में, क्या किसने क्या सिद्धांत दिया। देखिए, जनसंख्या पर सर्वप्रथम व्यवस्थित विचार रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। जनसंख्या के सिद्धांत को इन्होंने दो वर्गों में विभक्त किया, एक प्राकृतिक सिद्धांत और दूसरा सामाजिक सिद्धांत। प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक माल्थस थे। माल्थस के साथ थॉमस सैंडलरा, थॉमस डब्ल्यू हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस सिद्धांत पर विचार किया। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, कह नहीं सकता मैं बनेगा या नहीं बनेगा, पर मैं जनगणना से संबंधित सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा। तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, इन्होंने माल्थस के अनुसार इन्होंने क्या कहा था,
तो इन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है ना, वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या है? क्या एक, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से जो है जनगणना की वृद्धि होती है। मतलब जो लोगों की जो वृद्धि होती है, जो जनसंख्या बढ़ती है, वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। और अगर बात करी जाए साधनों में किस तरीके से वृद्धि होती है, साधनों का जो जीविका के साधन है वो हमारे, वो जो चलते हैं वो एक समान दर से चलते हैं। जैसे एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, इस तरीके से तो चलती है साधनों में वृद्धि, और जनसंख्या में वृद्धि चलती है गुणोत्तर श्रेणी में। देखिए, माल्थस ने बताया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या 2 गुना हो जाएगी। माल्थस ने यह बात कही थी कि अगर जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या 2 गुना हो जाएगी। अब नगरीय अधिवासों के प्रकार की बात कर लेते हैं। देखिए, कस्बा, कस्बा किसे कहते हैं? जहां जनसंख्या 500 से 1000 या इससे अधिक हो, यानी 500 से 1000 या 1000 से अधिक हो, उसे कस्बा कहेंगे। नगर किसे कहते हैं? तो 1 लाख से ज़्यादा आबादी जहां रहती है उसे नगर कहते हैं, और भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या नगर में निवास करती है। और महानगर किसे कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन और मेट्रोपोलिस। तो महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। 2011 की जनगणना में महानगर को मिलियन प्लस नगरीय संकुलन या नगर की संज्ञा दी गई थी। सन्न नगर, सन्न नगर कहते हैं, इसका तात्पर्य ऐसे दो नगरों से है जो अलग अलग होकर एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये वैसे अलग अलग है पर एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसे सन्न नगर कहते हैं। भारत की जनगणना 2011 जनगणना पर आधारित। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। सन 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या में 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई थी। भारत कृषि प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68.9% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थी। सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कौन सा वर्ष है, तो 1921 का वर्ष है। देखिए, 1911 से 1921 ईस्वी को मध्य अधिकांशतः अकाल एवं महामारियों का प्रकोप ज़्यादा रहा, जिसके कारण मृत्यु दर अधिक हो गई। फलस्वरूप इस दशक में जनसंख्या में ह्रास हुआ, यानी 1911 से जो 1921 में जनसंख्या बढ़नी चाहिए वो बढ़ी नहीं, जनसंख्या में जो है कुछ परसेंटेज की गिरावट आई। प्रशासनिक स्वरूप की बात कर लेते हैं जनगणना की। देखिए, जनगणना विभाग गृह मंत्रालय, यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर बात कर लेते हैं तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। उसके नीचे राज्य स्तर की बात करें तो वहाँ पर स्थायी जनसंख्या निदेशालय होते हैं। और अगर राज्य स्तर पर ही और बात कर लेते हैं तो जनगणना निदेशक होते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो क्षेत्रीय उपनिदेशक होते हैं। और अगर जिला स्तर पर बात करें तो जिलाधीश, यानी प्रदेश में अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में जिलाधीश कहा जाता है जो जिला स्तर पर होते हैं। उसके बाद महापालिका स्तर पर बात करें तो मुख्य नगर अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों, मुख्य नगर अधिकारी के बाद जो होते हैं वो होते हैं तहसील स्तर पर। कौन? तहसील स्तर पर उप जिला अधिकारी होते हैं। उसके बाद बात कर लें अंतिम स्तर पर, वो प्रगणक कहलाते हैं। और वास्तव में जो प्रगणक ही होते हैं वो घर घर जाकर जनगणना का कार्य करता है, और यह इस पूरी श्रृंखला की अंतिम एवं महत्वपूर्ण कड़ी है। आपने देखा होगा आपके घर जो जनसंख्या को काउंट करने आते हैं वो कौन आते हैं? प्रगणक। तो हमने पूरा आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है कि किस तरीके से किसके ऊपर कौन बैठा है, कौन उसके ऊपर बैठा है। इस तरीके से हमने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। जैसे जैसे जनगणना होती है वो हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। जनगणना का नारा क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखिए, 2011 की जनगणना जो 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है,
भारत में जनसंख्या वृद्धि अवधि को समझने के लिए 4 भागों या 4 चरणों में विभक्त किया गया है। स्थिर जनसंख्या की अवधि 1901 से 1921। इस समय मृत्यु दर अधिक थी। इसका प्रमुख कारण भूखमरी, अकाल, महामारी थे। इस अवधि में जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर कम था, जिस कारण से वृद्धि दर न्यून थी। फिर धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि 1921 से 1951। 1921 के पश्चात स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण उच्च मृत्यु दर पर लगाम लगी। इस अवधि में देश की जनसंख्या स्थिर दर से बढ़ी। उसके बाद तीव्र गति से जनसंख्या का विकास कब हुआ? तो तीव्र गति से जनसंख्या विकास 1951 से 1981। इस समय अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि दर हुई। कारण था खाद्य पदार्थ एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। 1951 में जनसंख्या 36.10 करोड़ थी और 1981 में जनसंख्या 68.33 करोड़ थी। इस समय अवधि में जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में पहुंच गई थी। जनसंख्या वृद्धि में ह्रास कब हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार गिरावट 1971 से 81 के बीच दिखी थी। 2001 से 2011 में गिरावट दर्ज की गई तथा वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही। जनगणना 2011 के आंकड़े देखिए। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से? तो दादरा और नगर हवेली जो है, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर देखने को मिली परसेंट में 58.88%। दूसरे नंबर पर दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी 55.76%। और तीसरे नंबर पर पुदुचेरी 28.08% और चौथे नंबर पर मेघालय 27.95%। अगर आपसे पूछ लेना क्या राज्य में किस में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो बढ़ी थी परसेंटेज के मामले में, तो भाई राज्य तो मेघालय हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले यूटी कौन सी थी, तो यूटी दादरा और नगर हवेली वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ आपको मिलेगा। तो इतने ही आप पढ़ लो, बाकी सभी के बारे में मत पढ़ो। जैसे अरुणाचल प्रदेश का दे रखा है यहाँ पर 26.3% अरुणाचल प्रदेश की बढ़ी थी। राज्य में सबसे ज़्यादा मेघालय की बढ़ी थी। अब न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य देख लेते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दे रखे, तो सबसे कम जो बढ़ी है ना 2011 में 2001 के मुकाबले, तो भाई नागालैंड में जो है ना, नागालैंड में सबसे कम बढ़ी है। नागालैंड में सबसे ज़्यादा कम बढ़ी है। और उसके बाद में केरल आ जाएगा, जिसमें जो दूसरे नंबर पर है, जिसमें सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है। परसेंटेज की ये बात चल रही है, तो ये दो आप याद कर लो, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 1971 ईस्वी के दशक में 24.6% थी। यानी जनसंख्या वृद्धि दर जो सबसे ज़्यादा बढ़ी है तो 1961 से 1971 में बढ़ी है सबसे ज़्यादा। और 1951 में जनघनत्व कितना था? तो 117 था जनघनत्व। और 2001 में कितना था? 325। और 2011 में कितना है? 382। यानी जनघनत्व का मतलब है 382 लोग जो है 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं भारत में एवरेज के हिसाब से। तो पूछ लिया जाता है 2011 में जनघनत्व कितना है, तो 382। 2001 में कितना था? 325। और 1951 में था 117। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार है, जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। देखिए जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये याद कर लेना है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है, 1084 है वहाँ का सेक्स रेशियो। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है दोस्तों, जहाँ का 1037 है। और पुदुचेरी में कितने ज़िले पड़ते हैं? तो 4 ज़िले पड़ते हैं। एक तो पुदुचेरी है, एक कराईकल है, एक यनम है और एक माहे है। न्यूनतम या सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, 879। ये 2011 के अनुसार बता रहा हूँ, 2011 के डेटा के अनुसार। और न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है, 618।
सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 94.0% की लिटरेसी है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 91.80% की जो है लिटरेसी है। और लक्षद्वीप जो पड़ता है वो अरब सागर में पड़ता है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली है, जिसकी जो लिटरेसी है वो 76.20% है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 11,320 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो 17 है। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार है, 46। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य है। शिशु लिंग अनुपात आप जानते ही होंगे, 0 से 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चे शिशु कहलाते हैं, और वो अरुणाचल प्रदेश है, 972। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, 968। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है, 834। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 871। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, 27.95% की जो है वृद्धि दर हुई थी। ये हम बता भी चुके थे, मेघालय पहले नंबर पर है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई है इसमें। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है, 55.88%। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे फैक्ट ये चल रहे हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है, 0.58% की ही वृद्धि हुई थी। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 6.3% की वृद्धि हुई 2001 से 2011 में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण में लोग रहते हैं वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, 90%। मुख्यतः साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है। पुरुष साक्षरता में शीर्ष राज्य केरल है। महिला साक्षरता में शीर्ष राज्य केरल है। पुरुष में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। स्त्रियों में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? इलाहाबाद, जो वर्तमान समय में प्रयागराज है। और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला, ये भी इलाहाबाद है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला, ये भी इलाहाबाद है। और 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये भी इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। और न्यूनतम पुरुष एवं महिला जनसंख्या वाला जिला महोबा है। देखिए, एक तरफ सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं, दूसरी तरफ न्यूनतम आबादी वाले ज़िले हैं। तो पहले नंबर पर इलाहाबाद है, जो सर्वाधिक जनसंख्या, दूसरे पर मुरादाबाद है, तीसरे पर गाजियाबाद है, चौथे पर आजमगढ़ है। और न्यूनतम में पहले पर महोबा, दूसरे में चित्रकूट, तीसरे में हमीरपुर, चौथे पे श्रावस्ती। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं यूपी की, तो यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, दूसरी तरफ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं यूपी के। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, दूसरे पर वाराणसी, तीसरे पर लखनऊ, चौथे पर भदोही, जो संत रविदास नगर कहते हैं। और अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम ललितपुर जनसंख्या घनत्व, दूसरे नंबर पर सोनभद्र, तीसरे पर हमीरपुर, चौथे पर महोबा। यूपी की साक्षरता से संबंधित बात कर लेते हैं। तो साक्षरता दर जो है यूपी की वो 67.7% है। इसमें पुरुष साक्षर हैं 77.3% और महिला साक्षर हैं 57.2%। और आप देख ही सकते हो 20.1% का जो है अंतर है महिला और पुरुष की साक्षरता में। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले यूपी में कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर लोग हैं वो गौतम बुद्ध नगर में है, 80.12%।
और दूसरे नंबर पर कानपुर नगर आ जाता है, तीसरे पे औरैया, चौथे पे इटावा, पाँचवें पे गाजियाबाद। अगर न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करते हैं तो पहले पे श्रावस्ती है 46.74%, दूसरे पर बहराइच, तीसरे पर बलरामपुर, चौथे पे बदायूं, पाँचवें पे रामपुर।